सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच एक्विरिन अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। तो एक्सरसाइज का नाम एक्विरिन है। इस बार ये इसका 13वां संस्करण हुआ। 2 फरवरी को शुरू हुआ, 15 फरवरी तक चलेगा भारत और मालदीव के बीच में। तो एक्विरिन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच में होता है। इस बार कहाँ पे हुआ? इस बार मालदीव में हुआ। मालदीव के माफिलाफुशी में हुआ। एक्विरिन का मतलब होता है मित्र। ये पहली बार भारत और मालदीव के बीच में कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसका जो लास्ट एडिशन है वो 2023 में हुआ था। जो इसका 12वां एडिशन था वो भारत में हुआ था, उत्तराखंड के चौबटिया में। तो सिंपल सा एक्सरसाइज का नाम याद रखना होता है, कौन सा एडिशन है याद रखना, किनके बीच हुआ और कहां पे हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, अभी तो वैसे 2000 ज्यादा कुछ एक्सरसाइज हुए नहीं है, 2 एक्सरसाइज हुए, वो 2 मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं आपको और रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम मालदीव की बात है तो मालदीव चलते हैं। ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल होती है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजुजू है। वैसे मालदीव के साथ में भारत एक और एक्सरसाइज करता है, एकता एक्सरसाइज। 2 तरह के एक्सरसाइज करते हैं मालदीव के साथ में, एक्विरिन और एकता एक्सरसाइज। अच्छा, एक स्टैटिक प्रश्न ये भी बन जाता है कि लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव आइलैंड को सेपरेट करता है कौन सा डिग्री चैनल? तो याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल। अच्छा, 8 डिग्री चैनल की बात कर ली तो 9 डिग्री और 10 डिग्री की भी बात कर लेते हैं। जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये जो मिनिकॉय द्वीप है इसको मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूहों से अलग करता है। मिनिकॉय आपको पता होगा लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है ये। और 10 डिग्री चैनल ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। अब एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराता हूं। पहले तो 2025 में अभी तक 2 एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। एक तो डेविल स्ट्राइक के बारे में पढ़ा था, भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया था। और एक ला पेरोस एक्सरसाइज पढ़ा था, ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से INS मुंबई ने। कहाँ पे हुआ था ये? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जल डमरू मध्य में। आयोजन किसने किया था? फ्रांस ने। इसके अलावा 2-5 एक्सरसाइज में आपको 2024 के बताता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट वाले बताऊंगा, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पड़े हैं वो वाले बता रहा हूँ। एक सिनबेक्स एक्सरसाइज हुआ, पहली बार हुआ था भारत और कंबोडिया के बीच में, पुणे में हुआ था। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, अमेरिका में। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ, इंडोनेशिया में। और ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, पुणे में। पूर्वी प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं के बीच में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। रिप्रेक्स अभ्यास ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था, ये उड़ीसा में हुआ। संयुक्त विमोचन अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था, अहमदाबाद और पोरबंदर में। और सेरेक्स अभ्यास 2024 इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था, कोच्चि केरल में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा बार्ट डी वेवर ने। तो बार्ट डी वेवर ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? अलेक्जेंडर डी क्रू का स्थान लिया है। अब बात बेल्जियम की है तो ये रहा मैप में बेल्जियम। तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल होती है ब्रुसेल, करेंसी यूरो हो गई। और आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन और नाटो ये दोनों का सदस्य है बेल्जियम, और दोनों का मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा, ब्रुसेल में ही, ब्रुसेल बेल्जियम में। अब यहाँ पे मैं आपको अभी बिल्कुल लेटेस्ट 15-20 जो कंट्रीज हैं जिनमें अभी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे माइकल मार्टिन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा, लेबनान देश में नए राष्ट्रपति बने जोसेफ ऑन, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बरुआ, और बोत्सवाना के प्रेसिडेंट डुमा बोको, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट बने मसातो कांडा, वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो इस बार रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे,
और ब्रिक्स का इस बार 10वां सदस्य भी बन गया इंडोनेशिया, ये भी याद रखना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्य, श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दिल मजीद तेब्बोने, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा, तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिशेल, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान, यूके के पीएम कीर स्टारमर। तो यहाँ पे 19 देशों में जो भी नए प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी बने, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना इनको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में चंद्रिका टंडन ने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा त्रिवेणी। तो भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन इनका नाम है, और इन्होंने अभी 67वें नंबर के जो ग्रैमी अवार्ड्स 2025 हुए उसमें अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। यह उनका पहला ग्रैमी पुरस्कार है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाम, और ये भारतीय मूल की है, नाम है चंद्रिका टंडन। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले 2011 में उनकी एक एल्बम थी सोल कॉल, उसके लिए ग्रैमी अवार्ड्स के लिए इनको नॉमिनेशन मिला था, नॉमिनेट किया गया था, नामित हुई थी ये, लेकिन मिला नहीं था पुरस्कार, इस बार मिल गया है। तो ग्रैमी अवार्ड्स आप जानते हो संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है ग्रैमी अवार्ड्स। हर साल अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये दिया है। पहली बार 1959 में दिया गया था। और वैसे आपको बता दूं, ये जो एल्बम है इनका त्रिवेणी, इस एल्बम में साउथ अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी मूल के सेलेस्ट इरू मात्सुमोतो का संगीत भी शामिल है। अच्छा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपके मन में भी आता होगा, क्या किसी भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो बहुत सारे भारतीय हैं, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाएगा, पहले भारतीय का नाम बताओ। तो पंडित रविशंकर जी ने जीता है, वे पहले भारतीय थे, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले 1967 में मिला था। और उनके ऊपर एक और अचीवमेंट आता है, मतलब उनके नाम से एक और अचीवमेंट है कि सबसे ज्यादा बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वही हैं। 5 बार इन्होंने जीता है। वे सितार वादक थे पंडित रविशंकर जी। वैसे तो निधन हो चुका है उनका, और उन्होंने 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था। तो सबसे ज्यादा बार जीतने वाले भारतीय 5 बार जीता। उससे कम 4 बार जीता तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने, उनका भी अभी निधन हो गया। और उससे कम 3 बार रिकी केज ने जीता है। उससे कम और भी है, लेकिन ये ऊपर के 2-3 नाम याद रखो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो पंडित रविशंकर जी का है। तो इस बार के ग्रैमी अवार्ड्स में 2-3 अवार्ड्स में आपको और बता दूं, वैसे तो ये भारतीय मूल की है, तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर भी 2-3 आप और देख लो, जैसे कि बेस्ट कंट्री एल्बम ये जीता है काउबॉय कार्टर ने, और ये किसका है? बेयोंसे का है। और एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसी को मिला है, काउबॉय कार्टर को, जो किसका है? बेयोंसे का। बेयोंसे आप कह सकते हो ये लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बन गई है। अच्छा, इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नॉट लाइक अस के लिए, जो किसका है? केंड्रिक लैमर का। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये भी पुरस्कार मिला नॉट लाइक अस को, जो केंड्रिक लैमर का है। इस पूरे ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे ज्यादा अवार्ड्स ये केंड्रिक लैमर ने ही जीते, अलग अलग कैटेगरी में 5 अवार्ड जीते हैं। और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिला है बेयोंसे को, 11 कैटेगरी में इनको नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, तो ये सारी काम की बातें थी, एग्जाम रिलेवेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी पॉइंट टू पॉइंट, इनको ध्यान में रखिएगा। हमारा प्रश्न तो चंद्रिका टंडन से था, कौन सी एल्बम उनकी? त्रिवेणी एल्बम है, उसके लिए उन्होंने ग्रैमी जीता है। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में ग्रैमी जीता। भारतीय मूल की, अमेरिकी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा एशियन विंटर गेम्स 2025। तो भारत सरकार ने पहली बार एशियन विंटर गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। एशियन विंटर गेम्स 2025 पे ध्यान रखो, ये इस बार इसका नवा संस्करण है, जो भी 7 फरवरी को शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। कहाँ पे? चाइना में, चीन के हार्बिन शहर में। आपको बता दूं, हार्बिन शहर ये दूसरी बार विंटर एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1996 में ये इसकी मेजबानी कर चुका है। इस बार के जो एशियन विंटर गेम्स है उसका स्लोगन भी है विंटर ड्रीम लव अमंग एशिया,
और मैस्कॉट शुभंकर क्या है? बिन बिन और निनी। और वैसे आपको बता दूं कि अभी तक एशियन विंटर गेम्स में भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है। इस बार कोई जीतेंगे तो अचीवमेंट होगा हमारे लिए। और अगले वाले जो एशियन विंटर गेम्स है वो 2029 में होगा, 10वां एडिशन, वो सऊदी अरब में होंगे। सऊदी अरब होस्ट करेगा, ये और आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो अभी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में ये प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा और इससे वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब मध्य प्रदेश में खुलेगा तो मध्य प्रदेश ले चलता हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश के स्टैटिक और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले बात यहाँ पे बाघ की हो रही है, चाहे सफेद हो या कोई ऐसा भी हो। तो बाघ से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैं आपको पहले रिवाइज कराऊंगा वो पॉइंट्स। तो एक तो ये याद रखना, अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 57वें नंबर का भी बना था रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश का ही। और सबसे ज्यादा जो टाइगर है मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। अभी जो टाइगर रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसके अनुसार सबसे ज्यादा 785 है मध्य प्रदेश में। पहला टाइगर रिजर्व ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को होता है। प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साखला कहे जाते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बनने वाला है। अभी घोषणा हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आने बाकी है। यहाँ पे पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और याद रखना अभी एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किन किन राज्यों में भेजा जाएगा? उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। ये भी करंट अफेयर्स का पॉइंट है। बाकी हमने कहा मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भारत का पहला, क्योंकि सफेद बाघ प्रजनन केंद्र ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो ये रहा मैप में एमपी। कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर हो गए मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंब, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महाशीर। उसके अलावा अभी ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची ये देश की पहली सोलर सिटी बना। बायो सीएनजी संयंत्र प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला, जिसको कहते हैं लाल टिप्पारा गौशाला, का उद्घाटन ग्वालियर में ही किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया? राजकुमार हिरानी को। मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता था निकिता पोरवाल ने, वो उज्जैन से है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण, नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी? तो 35%, पहले ये 33 था। देश का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों को बेनिफिट होगा। और 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 हुआ था भोपाल में ही। तो इन सब कारण से मध्य प्रदेश अभी न्यूज में था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में लॉन्च द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राजेश तलवार। तो ये किताब महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पर एक क्रिटिकल व्यू प्रस्तुत करती है। हिंद स्वराज ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था और महात्मा गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाते समय इसको लिखा था। ये डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इतना डिटेल में प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये देखो, यही प्रश्न पूछा गया था। इस बुक को उन्होंने कब लिखा था? तो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाते समय। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं भैया, इतना डीप में जाकर के। वैसे ये जो इनकी बुक है हिंद स्वराज, उसको 1910 में ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। तो क्या था हिंद स्वराज में? इसका कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूं। इसमें स्वराज का विचार और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने लिखा। आधुनिकता और पश्चिमीकरण की आलोचना की गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स और सिटीज के प्रति अस्वीकार्यता को इसमें बताया गया था। तो अभी जो हम बुक देख रहे हैं वो है महात्मा मैनिफेस्टो। इसको लिखा है राजेश तलवार ने। अभी तो ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ और देखो करंट अफेयर्स में जो जो बुक्स अभी आई है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और आज मैं आपको 2025 में जो बुक्स हमने पढ़ी है वो रिवाइज नहीं करा रहा। लास्ट ईयर की यानी कि 2024 की जो लास्ट के महीनों में हमने पढ़ी थी वो रिवाइज करा रहा हूँ। दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई है, ब्रिंग इट ऑन नाम है।
डॉक्टर दिनेश शाहरा दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस बुक आई है। और अमिताभ कुमार माई बिलव्ड लाइफ नाम से बुक लिखी। सुब्रमण्यम जे शंकर जी विदेश मंत्री, इन्होंने लिखी वाई भारत मैटर्स। ट्रेजरीज ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसको लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको लिखा MK रंजीत सिंह ने। रतन टाटा लाइफ, रतन टाटा जी के ऊपर ये बुक है, इसको लिखा थॉमस मैथ्यू ने। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। R अश्विन हमारे क्रिकेटर है, रिटायरमेंट ले लिया। इनकी ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये बुक एग्जाम में आ चुकी है। और एक पिरामल नाथवानी की बुक भी एग्जाम में आ गई, बुक का नाम है कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, तो ये 10 बुक्स का हमने और रिवीजन कर लिया, इनको ध्यान में रखना। अच्छा, आवाज हो सकता है मेरी दबी दबी लग रही हो, क्योंकि कोल्ड हो रहा है और बहुत भयंकर कोल्ड हो रहा है। 2 दिन से टेबलेट खा रहा हूं, लेकिन आराम है नहीं, इसलिए हो सकता है कुछ शब्द जिनमें जो हम शब्द बोलते हैं नाक का इस्तेमाल होता है, तो वहां पे वो शब्द सुनाई आपको न दे ढंग से, तो उसका कारण मैंने बता दिया, कोल्ड हो रहा है भाई मेरे। वैसे आपको समझ में आ जाएगा, इतना मैं आराम से बोल रहा हूँ शब्दों को कि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो पता है चीजें, कोई अगर नए पहली बार देख रहे हो तो उनको मैं बता दूं। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला भी दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ये राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार, इसको लागू करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। और कर्नाटक सरकार ने इसके लिए राज्य के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश दे दिया है। तो अब मतलब गंभीर या लाइलाज बीमारी से जो भी ग्रसित मरीज होंगे, अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेकर के उनको जीवित रखने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को रोक करके नेचुरल जो डेथ होगी वो हासिल कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है और इसे सुगम बनाया जाना चाहिए। तो केरल के बाद कर्नाटक इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, मेडिकल सहायता का इस्तेमाल करके उनको जीवित रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है, बस सांसें आ रही है जा रही है, न कुछ बोल पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसों के लिए कहा गया है कि चाहे अगर वो चाहे तो नेचुरल डेथ उनको दी जा सकती है। वो एपैरेटस जो इनसे उनको जीवन दिया जा रहा है वो सारी मशीनें हटा दो, नेचुरली वो अपने आप उनकी डेथ हो जाएगी। और ऐसा करने वाला राइट टू डाई विद डिग्निटी इसको बोला है, सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। और ऐसा करने वाला कर्नाटक दूसरा राज्य बन गया है। अब आप सोचोगे कोई ऐसी अवस्था में है, न बोल पा रहा है न कुछ कर पा रहा है, तो उस समय कैसे पता लगेगा कि भाई तुम चाहते क्या हो? तो इन्होंने कहा कि आप पहले लिख के दे दो। जैसे अभी मैं कर्नाटक में रहता हूं, ठीक है, अभी मेरी उम्र है 35-36, तो अभी मैं पहले लिख के दे दूंगा कि अगर भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन आती है मेरे साथ में तो मुझे जीवित रखने की जरूरत नहीं है, मेडिकल एपैरेटस लगा करके मेरे को नेचुरल डेथ दे दी जाए, वो एपैरेटस हटा लो, मैं अपने आप मर जाऊंगा। और इसे आप इच्छा मृत्यु की तरह मत समझना, इच्छा मृत्यु अलग चीज है, ये अलग चीज है। मृत्यु दोनों में हो रही है। इच्छा मृत्यु में तो क्या है कि मैं जीवन से बोर हो गया, तंग आ गया, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैंने सरकार से कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, तो मुझे वो कुछ कैप्सूल या गोली या कुछ गैस के चैम्बर में छोड़ देंगे, मैं मर जाऊंगा, वो इच्छा मृत्यु है। ये इच्छा मृत्यु नहीं है। इसमें तो इंसान बेचारा वैसे ही वो मरने के कगार पे, ना बोल पा रहा ना कुछ कर पा रहा, उसको ऐसी बीमारियां लग गई है कि वो पड़ा हुआ है बस हॉस्पिटल में मशीनों के बीच में। तो कह रहा है कि मशीनें हटाओ, मुझे मरने दो नॉर्मली, जैसे नेचुरल डेथ आ जाएगी आप मशीनें हटा दोगे तो, ठीक है। तो ये अलग अलग है। अब बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक ले चलता हूं पहले मैं आपको। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल बंगलुरु होगी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और आपको बताऊं तो अभी सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य कर्नाटक है और किर सिटी लॉन्च करने की घोषणा की थी यहाँ पे। किर मतलब नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया बंगलुरु में, इसका नाम बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखा। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया था? स्पेस फील्ड ने, बंगलुरु का एक स्टार्टअप है। अभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करने की घोषणा की थी इन्होंने। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अभी एलिवेट और कान योजना शुरू की इन्होंने। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई यहाँ पे।
अभी 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को कर्नाटक ने जीता, 5वीं बार विदर्भ को हराया था अभी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको आज रिवाइज करा रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न देखेंगे जो पहली बार हुए हैं या पहली बार इनका आयोजन कहां पे हुआ, इस तरह के प्रश्न, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य अभी छत्तीसगढ़ बना है। देखो, मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में चीजों को पढ़ता हूँ और हिंदी में चीजों को बोलता हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं जो हिंदी वाली ये जो शीट्स होती है उसको इंग्लिश में गूगल की सहायता से ट्रांसलेट कर देता हूँ, और वो शीट इसके पीछे रखी हुई है। देखो किस किस शीट में, जैसे मेरे पास लिखा हुआ कम रहता है, मटेरियल कम रहता है, तो हाफ पेज में हिंदी और हाफ पेज में इंग्लिश में मैं कर देता हूँ। लेकिन कहीं कंटेंट ज्यादा होता है किसी शीट में, तो पूरा शीट में कंटेंट आ गया हिंदी का, फिर जो अंग्रेजी वाला कंटेंट होगा वो नेक्स्ट वाली शीट में होगा। यहाँ पे तो दोनों एक साथ में शो नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, तो फिर आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ में दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला देखो देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना अभी कहां पे हुई थी? गुजरात में। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी एयर इंडिया। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी है। वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे रखा गया। मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था अभी नवी मुंबई में। उसके अलावा भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया? नाड़ी तरंगिनी। और भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च हुआ सिक्किम में। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पे शुरू की? आंध्र प्रदेश। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना जस्ट पे। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना मिजोरम। और ये संपत्ति योजना कब शुरू हुई थी ये भी याद रखना, 24 अप्रैल 2020। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा आर प्रज्ञान आनंद। तो अभी भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञान आनंद। इन्होंने टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया। फाइनल में इन्होंने किनको हराया? डी गुकेश को। अच्छा, ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट है इस बार ये जनवरी में हुआ था नीदरलैंड में। वैसे 1938 में इसकी शुरुआत होती है, हुगोवर्स टूर्नामेंट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2011 में इसका नाम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट कर दिया गया। तो इस बार का याद रखना किसने जीत लिया? आर प्रज्ञान आनंद ने। अब चेस से और नाम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से उनको जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और पहली बार 1991-92 में जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जैसे अभी आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, वो इन्होंने ही जीता था। आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न होगा कि इस बार का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी दिया गया वो 4 खिलाड़ियों को दिया गया। उनके नाम बताइए, उनका संबंध किस खेल से है ये भी बताइए। उसके अलावा हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। हमारी पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। 45वां चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन हुआ हंगरी बुडापेस्ट में। और इसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों कैटेगरी में भारत विजेता था। पुरुष कैटेगरी में भारत ने स्लोवेनिया को हराया और फीमेल कैटेगरी में भारत ने अजरबैजान को हराया। उसके बाद अगला जो चेस ओलंपियाड है 2026 में होगा 46 नंबर का, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को कनेरू हम्बे ने जीता है, दूसरी बार जीता। फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रॉन्ज जीता। और चेन्नई के जो 18 वर्षीय डी गुकेश है अभी चाइना के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब इन्होंने जीता। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन एरिगेसी। फिडे चेस वर्ल्ड कप जो 2025 में होंगे भारत उसको होस्ट करेगा। और अभी नवे जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया था इनियन पनीर सेल्वम ने। ठीक है, तो चेस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देख लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन ये कहां पे किया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो एक्सरसाइज का नाम है ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास, या इसे बोलेंगे आप थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025।
और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास है ये। हर 2 साल में एक बार होता है ये। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल इसमें शामिल होते हैं। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? हिंद महासागर में। और हमारी तीनों सेनाओं के जो उप प्रमुख हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। जैसे हमारे उप सेना प्रमुख कौन है? NS राजा सुब्रमणि। उप नौसेना प्रमुख कौन है? के स्वामीनाथन। और हमारे उप वायुसेना प्रमुख कौन है? SP धारकर है, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, वैसे आप हमारे तीनों जो सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इनके प्रमुखों के चीफ के नाम भी याद रखना, क्योंकि पिछले साल ही नए बने थे। तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हो गए, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हो गए। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रोपेक्स अभ्यास है ये कहाँ पे हुआ? हिंद महासागर में हुआ। अच्छा, हिंद महासागर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज वाला प्रश्न और एक्सरसाइज मैंने आपको पीछे प्रश्न में रिवाइज करवा दिया था। तो हिंद महासागर से कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? मुंबई और चेन्नई। और हिंद महासागर में याद रखेंगे 2024 में जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था, कहाँ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। तो पहला और दूसरा कौन सा है? पहला पैसिफिक ओशियन है, दूसरा आर्कटिक ओशियन। और इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? सुंडा द्वीप, जो कि जावा ट्रेंच में है, जावा ट्रेंच में। और लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन कौन सा है? मेडागास्कर है। अभी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए? संजीव रंजन बन गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने आपको 1 लाइनर में बता दिए, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो कि अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2004 से लेकर 2010 तक जर्मनी के प्रेसिडेंट थे। वे सन 2000 से 2004 तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख भी रहे थे। नाम था हॉर्स्ट कोहलर, निधन हो गया, जर्मनी के थे ये। जर्मनी की कैपिटल क्या होती है? बर्लिन होती है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। जिस तरह से आपको सेशन अच्छा लगता है, वीडियोस को आप सपोर्ट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी PDF मैंने आपको बता दिया, क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था आपसे कि अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गुनेरी गांव। फिर पूछा था विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और किसने दूसरा ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया? भारत ने। और किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? न्यूजीलैंड। मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए? इंडोनेशिया। और किस राज्य ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की? आंध्र प्रदेश। नवीन चावला का निधन हो गया, वे हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। और राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया? कर्मयोगिनी वीरांगना। और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं का नया रिकॉर्ड बनाया सुनीता विलियम्स ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 नंबर का मेंबर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्पेन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।